दोपहर की हल्की धूप कांच की खिड़कियों से भीतर आ रही थी। हवा में एक अजीब सी नमी थी। गौतम की सांसें तेज थीं। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें खोली तो सामने जो दृश्य था उसने उसके पूरे वजूद को हिला दिया। माँ, पापा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप दोनों मेरे सामने हो। उसके स्वर कांप रहे थे और आंखों में नमी थी। वो कार की आगे की सीट पर बैठा था और पीछे की सीट पर उसके माता पिता उसी रूप में बैठे थे जैसे 5 साल पहले थे, उन्हीं कपड़ों में, उसी मुस्कान के साथ। पर अजीब ये था कि उन्होंने गौतम की ओर देखा तक नहीं। माँ, पापा, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? इधर देखिए, मैं हूं गौतम, आपका बेटा। उसकी आवाज टूट रही थी, पर फिर भी उसके माता पिता मानो किसी और ही दुनिया में खोए थे। दोनों आपस में बातें कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। आज गौतम का ये जन्मदिन बहुत खास होने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, सच कहा तुमने। आज हमारा गौतम हमारी विरासत संभालने लायक हो गया है। बस कुछ ही देर में हम उसे वो देंगे जिसके लिए हमने सालों से इंतजार किया था। कार के भीतर फैली उस खुशगवार बातचीत ने गौतम को और उलझन में डाल दिया। उसका गला सूखने लगा, माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो सब सपना था या हकीकत। तभी उसकी मां ने कार के सामने वाले शीशे की ओर इशारा करते हुए कहा, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। वो देखिए, वो रही हमारी हवेली और वो रहा गौतम। गौतम का दिल थम सा गया। उसने झटके से अपना सिर सामने की ओर घुमाया और शीशे के पार देखा। दूर खड़ी चंदेलू हवेली की छत पर कोई आकृति थी। वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। ये मैं हूं। इसका मतलब ये वही दिन है जिस दिन मैंने माँ पापा का एक्सीडेंट अपनी आंखों से देखा था। इसका मतलब मैं उसी दिन में आ गया हूं, और यानी कि वो एक्सीडेंट अभी होने वाला है। उसकी आंखें फैल गईं, होंठ कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से पीछे मुड़कर अपने माता पिता को देखा। वही खुश चेहरे, वही मुस्कान जो कुछ ही पलों में हमेशा के लिए बुझने वाली थी। माँ, पापा, आप दोनों इस कार से उतर जाइए। अभी उतरो। उस कार का अभी एक्सीडेंट होने वाला है। पर उसके शब्द बेअसर थे। उसकी आवाज जैसे किसी और दुनिया में गुम हो जा रही थी। उसके माता पिता उसकी ओर देख तक नहीं रहे थे। राम सिंह काका, गाड़ी रोकिए, बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। उसने अपने बगल में बैठे ड्राइवर से कहा, पर राम सिंह काका भी जैसे किसी सम्मोहन में थे। उनकी आंखें सामने टिक गई थी और पैर एक्सेलरेटर पर जमे हुए थे। गौतम की धड़कनें तेज हो रही थी। वो हताशा में सीट से आधा उठ गया। उसकी आंखों में डर, दर्द और बेबसी एक साथ उमड़ रहे थे। वो चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज उसी वक्त किसी अदृश्य दीवार से टकराकर लौट जा रही थी। वो जानता था कि अगले ही पल क्या होने वाला था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। उस एक पल में उसका दिल जैसे किसी ठंडी तलवार से आर पार हो गया हो। तभी उस असहनीय बेबसी के बीच हवाओं का रुख बदल गया। बादल और गहरे हो गए और उस सन्नाटे में बस एक दिल की धड़कन गूंज रही थी, गौतम की। हवा की सरसराहट अब एक डरावनी गूंज में बदल चुकी थी। गौतम बार बार चिल्ला रहा था। उसके स्वर में बेताबी और डर दोनों थे। आप सब सुन रहे हैं मेरी बात? प्लीज गाड़ी रुकवाइए। पर जैसे उसकी आवाज अब भी कोई नहीं सुन रहा था, न राम सिंह काका, न उसके माता पिता। तभी अचानक आसमान में हल्का सा गर्जन हुआ और पल भर में मौसम का मिजाज बदल गया। बाहर हवाएं तेज चलने लगी। बादल काले होकर जमीन तक झुकाए। उसी बीच गौतम ने पीछे से एक कराहने की आवाज सुनी। वो झटके से पीछे मुड़ा। उसके पिता अपनी छाती पर हाथ रखे दर्द से कराह रहे थे। चेहरा तमतमा उठा था। क्या हुआ आपको? ये क्या हो रहा है? गौतम ने घबरा कर देखा कि उसके पिता ने अपनी शर्ट के ऊपर का बटन खोला। उनके गले में वही मछली के आकार का पेंडेंट झूल रहा था, पर अब वो पेंडेंट किसी जलते अंगारे की तरह सुलग रहा था। उससे हल्का सा काला धुआं निकल रहा था जो हवा में विलीन हो रहा था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? लगता है उन्हें पता चल गया है कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। वो लोग आ चुके हैं। गौतम की मां की सांसें थम गईं और उनका चेहरा पीला पड़ गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? पर जवाब देने की हालत अब गौतम के पिता में नहीं थी। उनका शरीर झटके से कांपने लगा। बाहर तूफान अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। पेड़ झुक रहे थे, धूल का गुबार आसमान में घूम रहा था और कार मानो किसी अदृश्य चक्रवात में फंस गई थी।
ये कैसे हो सकता है? उस रोज तो मौसम बिल्कुल साफ था, मैंने खुद चंदेलो हवेली की छत से देखा था। तो फिर ये तूफान क्यों दिख रहा है? कहीं उस दिन माँ पापा की कार किसी दूसरे डायमेंशन में तो नहीं फंस गई थी? उसकी सोच और डर एक दूसरे से टकरा रहे थे। कार जोरों से हिल रही थी। तभी एक जबरदस्त झटका लगा। ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुला और राम सिंह काका हवा के झोंके से दूर जाकर जमीन पर गिर पड़े। कार का बैलेंस बिगड़ गया। गौतम ने स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश की, पर जैसे कोई शक्ति उसके हाथों को पीछे धकेल रही थी, स्टीयरिंग उसकी पकड़ से छूट गया। इसे हटाइए, निकालिए इस पेंडेंट को अपने गले से। मैं चाहकर भी इसे छू नहीं पा रहा। ये पेंडेंट अब मेरे वश में नहीं। हालात बेकाबू थे। तभी गौतम की मां ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने झपटकर अपने पति के गले से वो पेंडेंट जोर से खींच लिया। अगले ही पल आसमान में तेज गरज उठी और एक चमकदार बिजली का गोला सीधा उस कार पर आ गिरा। पल भर में एक भयानक धमाका हुआ। आग की तेज लपटें आसमान तक उठी। गौतम की आंखों के सामने उसके माता पिता उसी आग में झुलस गए। वो दृश्य उसकी रूह तक को जला गया। वो सन्न रह गया, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को चीर दिया हो। कार के अंदर सब कुछ आग में डूब गया और उस विस्फोट की चमक में गौतम की आंखें चौंधिया गईं। माँ, पापा! गौतम की चीख वीराने में गूंज उठी। कुछ पलों तक वातावरण में सन्नाटा छा गया, जैसे समय खुद ठहर गया हो। गौतम की सांसें तेज चल रही थी। उसका दिल बेकाबू होकर सीने से बाहर निकल आने को था। जब उसने आंखें खोली तो पाया कि वो वहीं खड़ा था। वही सुनसान रास्ता, वही वीरान मोड़ जहां कुछ देर पहले उसकी कार बंद पड़ी थी। सड़क के किनारे घास हवा में झूल रही थी और दूर पहाड़ी के पार से आती ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराकर किसी अजीब सी थकान का एहसास करा रही थी। उसके पैरों के नीचे की जमीन मानो उसकी थरथराहट महसूस कर रही थी। आसमान में अब भी बादलों की मोटी परतें लटक रही थी, जिनके बीच से धूप की एकाध किरण जमीन पर पड़ती और फिर तुरंत ही गायब हो जा रही थी। गौतम ने अपनी हथेली खोली और उसकी आंखें फैल गईं। उसकी हथेली में वही पेंडेंट रखा था जो अब हल्की नीली चमक के साथ धड़क रहा था। उसकी धड़कन और उस पेंडेंट की कंपन जैसे एक लय में मिल गई थी। कुछ ही पल पहले उसने जो देखा था वो किसी सपने से ज्यादा सच्चा था। वो विस्फोट, वो आग की लपटें, उसकी मां की चीख, उसके पिता की बेबस नजरों में झलकता दर्द, सब कुछ उसके सामने जैसे अभी अभी घटा हो। गौतम की सांसें अटक रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो फिर से उसी जगह लौट आया था। गौतम साहब, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? फिरोज के स्वर ने जैसे उसके ख्यालों को तोड़ दिया। गौतम ने सर झटका और पलट कर देखा। फिरोज कार के पास से उसकी ओर भागता हुआ आ रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। गौतम की हालत देखकर फिरोज ठिठक गया। गौतम के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसकी आंखों में दहशत थी और उसके होंठ सूख चुके थे। माँ, पापा यहीं थे। वो कार, हादसा, वो तूफान, वो बिजली का गिरना, सब यहीं हुआ था। मैंने सब देखा, मैं वहीं मौजूद था। गौतम साहब, संभालिए खुद को। ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो यहीं खड़े थे। अगर आप कहीं और होते तो मुझे पता चल जाता ना। मैं तो कुछ ही कदमों की दूरी पर था। गौतम ने अविश्वास से चारों ओर देखा। सड़क खाली थी। उसकी कार कुछ ही दूरी पर खड़ी थी, ठीक वैसे ही जैसे वो और फिरोज छोड़कर बाहर आए थे। वहां की हवा अब धीमी चाल से बह रही थी, जैसे कुछ मिनट पहले का सारा भय सिर्फ एक भ्रम रहा हो। गौतम ने धीरे धीरे गहरी सांस ली और अपने सीने पर हाथ रखकर खुद को शांत करने की कोशिश की। इसका मतलब सिर्फ मेरी कॉन्शियसनेस कुछ समय के लिए पास्ट में चली गई थी। क्या? आप क्या कह रहे हैं गौतम साहब? गौतम के शब्द फिरोज के कानों में गूंजते रह गए, लेकिन फिरोज के चेहरे पर साफ था कि उसे कुछ समझ नहीं आया था। तभी उसकी नजर गौतम की हथेली पर पड़ी। गौतम की हथेली पर मौजूद पेंडेंट की चमक अब थम चुकी थी। उसके बीच में जहां पहले कुछ साफ दिखाई नहीं देता था, अब वहां मछली का निशान साफ नजर आ रहा था, जैसे वो अपने भीतर कोई धड़कन छुपाए हो। ये क्या? ये दोनों पेंडेंट सेक हो गए, लेकिन ये हुआ कैसे? क्योंकि जहां हम खड़े हैं यही वो जगह है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। मतलब? उस रोज हादसे के वक्त मुझे मेरी माँ के हाथ से ये मछली वाला पेंडेंट मिला था और उसी दिन से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। गौतम की आवाज में गहराई थी। हवा अब भी उसके बालों को उड़ाई जा रही थी। उसके चेहरे पर पछतावे और दृढ़ निश्चय का मिश्रण था।
वो पेंडेंट को देखते हुए जैसे बीते सालों की सारी घटनाओं को एक साथ महसूस कर रहा था। तो इसका मतलब हमें अब उस सिद्धपीठ जाने की जरूरत नहीं। नहीं, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल चुके हैं, लेकिन अब कुछ और नए सवाल उठ खड़े हुए हैं जिनके जवाब पाना जरूरी है। फिरोज ने हैरानी से गौतम की ओर देखा। उसका दिमाग उलझ गया था, लेकिन गौतम का चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा कुछ मिनट पहले था। उसमें एक स्थिरता थी, जैसे किसी ने उसके भीतर की दिशा तय कर दी हो। गौतम ने फिरोज को सब कुछ बताया, जिसे सुनकर फिरोज भी हक्का बक्का रह गया था। क्या? लेकिन उस पेंडेंट में ऐसी कौन सी शक्ति छिपी थी गौतम साहब? पता नहीं, लेकिन अब इतना तो साफ है कि मेरे माता पिता की मौत के पीछे कोई काली शक्तियां शामिल थीं। काली शक्तियां? लेकिन आपने कहा था कि आपके पिता किसी विरासत की बात कर रहे थे। वो क्या विरासत है? वो भी मैं नहीं जानता फिरोज, लेकिन इस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी है ये पता लगाना कि आखिर वो लोग कौन हैं और कौन सी अंधेरी शक्तियां हैं जिन्होंने मेरे माता पिता की जान ली। फिरोज भी सोच में पड़ गया। अब हमें क्या करना है गौतम साहब? गौतम ने पेंडेंट को अपनी हथेली में कसकर पकड़ा। उसकी नजरें जैसे भविष्य के किसी दरवाजे को भेद रही थी। मैं जिसे बहुत छोटी चीज समझ रहा था, असल में वो कुछ बहुत बड़ा है। अब मुझे बेसब्री में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे संयम रखना होगा और धीरे धीरे पता लगाना होगा कि आखिर इस सब के पीछे कौन लोग हैं। गौतम ने पेंडेंट को अपनी जेब में रख लिया और पलटकर उस वीरान सड़क को देखा जहां कुछ ही देर पहले उसके सामने अतीत ने अपने रहस्य खोल दिए थे। फिर वो फिरोज के साथ अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। कुछ घंटों बाद उनकी कार रेगिस्तानी रास्ते पर धीमी रफ्तार से बढ़ रही थी। आसमान पर काली घटाएं घिरी थी और हवा में रेत की खनक थी। जैसलमेर की ओर जाते हुए रास्ते पर हर चीज धुंधली दिख रही थी। गौतम अभी भी अपने अंदर के तूफान में खोया हुआ था। फिरोज ने सधे हुए हाथों से गाड़ी संभाली हुई थी और बार बार बगल में बैठे गौतम की ओर देख रहा था। गौतम साहब, आप अवंतिका बुआ को सारी बातें क्यों नहीं बताते जो आपने देखा? अभी सही वक्त नहीं है फिरोज। अवंतिका बुआ इस वक्त दादू साहब के साथ है और उनकी सेवा कर रही हैं। मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता। अगर उन्हें सच पता चला तो वो भी मेरी लड़ाई में कूद पड़ेंगी और मैं किसी को भी अपनी मुसीबत में नहीं डाल सकता। फिरोज कुछ कहने वाला था पर चुप रहा। जैसे ही रात हुई, गौतम की गाड़ी उसके विला के बाहर रुक गई। फिरोज गौतम को वहां छोड़कर चला गया। गौतम ने विला की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम जैसे उसकी रग रग में बैठी कहानी को आगे खींच रहा हो। वो लिविंग एरिया में दाखिल हुआ, जहां हल्की रोशनी, सोफे पर कुछ तकिए और दीवार पर टंगी तस्वीरें थीं। गीता वहीं बैठी हुई थी। उसकी सूरत में हमेशा की तरह नाज और तंज दोनों झलक रहे थे। गीता ने उठकर एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अरे इतनी देर से कहाँ फंस गए थे? इतनी देर से आए हो तो कम से कम मुंह हाथ तो धोकर आओ। अब कौन सा नया तमाशा करके आए हो? गीता की आवाज में वो पुराना उछाल था, वो जो अक्सर गौतम को छेड़ता, नीचा दिखाता और उसकी जिम्मेदारियों पर तंज कसता था। आज गौतम के अंदर जो कुछ उबल रहा था वो शब्दों में उतरकर शांत नहीं हो पा रहा था। मम्मी जी, अभी नहीं। अभी मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। गीता की आंखों में तिलमिलाहट उभरी। वो चिढ़ते हुए गौतम के पास जाते हुए बोली, इतनी हिम्मत किसने दी तुम्हें मुझसे इस तरह बोलने की? हर वक्त घर से बाहर रहते हो, घर की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते और जब कुछ कहा जाए तो मुंह मोड़ लेते हो। ये कैसा सलूक है? गीता का स्वर गर्म हुआ। उसने कदम बढ़ाए और अचानक गौतम के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। आवाज घर में गूंजी, एक ठंडी तेज आवाज जो सबको चौंका गई। उसी पर लिविंग एरिया के चारों कोनों से आवाजें आईं। कदमों की हल्की आहट। अवनी, रिया और अनिल अपने अपने कमरों से बाहर निकल आए। वो तीनों उस दृश्य को देखकर रुक गए। अनिल की भौहें उठी। अवनी की आंखों में चिंता और आक्रोश का मिश्रण था। वहीं रिया बस चौंक कर खड़ी हुई थी। ये क्या बेहूदगी है गीता? गौतम हमारा दामाद है, उसके साथ ऐसा करने की तुमने हिम्मत कैसे की? ये निकम्मा मुझे उल्टा जवाब दे रहा था तो मैंने वही किया जो करना चाहिए था। ये तो हमेशा घर से बाहर रहता है, जिम्मेदारी नहीं समझता और ऊपर से मुझसे ऐसी बात करता है। गौतम के अंदर खून उबल रहा था पर बाहर से वो नियंत्रित था। वो जानता था कि अभी लड़ाई का समय नहीं था, पर गीता की हर कठोरता उसकी नसों में चुभ रही थी। उसने धीमे मगर गंभीर स्वर में कहा, मम्मी जी, आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था।
गीता का चेहरा और लाल हुआ, उसकी आंखों में आग नाचने लगी। उसने फिर से आगे बढ़कर गौतम को थप्पड़ मारने की कोशिश की, पर इस बार गौतम ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही गौतम ने गीता का हाथ थामा, कमरे में एक अजीब सन्नाटा छा गया। अवनी, रिया, अनिल तीनों के चेहरों पर हैरानी और डर दोनों झलक रहे थे। गीता के चेहरे पर घुटन जैसे बढ़ सी गई थी और वो अचानक जम गई। उसका जोश ठहर गया और उसकी आंखें थोड़ी फैल गईं। क्या गौतम आज गीता को सबक सिखाने वाला था? सच जानने के बाद गौतम का अगला कदम क्या होने वाला था? आखिर वो कौन से दुश्मन थे जिनकी वजह से गौतम के माता पिता की मौत हुई थी? कमरे के भीतर सन्नाटा जैसे पिघलता जा रहा था। गीता का हाथ अब भी गौतम की पकड़ में था, न ज्यादा कसकर न ढीला, बस इतना कि वो उसकी हर हरकत को रोक सके। गौतम की आंखें शांत थीं, मगर उन आंखों में एक ठंडा तूफान छिपा था। कोई गुस्सा नहीं, कोई शब्द नहीं, बस एक ऐसा सन्नाटा जो गीता के अंदर की बेचैनी को और बढ़ा दे। गीता ने खुद को छुड़ाया और पीछे हटते हुए जोर से बोली, हाय राम, देखो तो सही, ये लड़का मेरे ऊपर हाथ उठा रहा है। मैंने तो सिर्फ इसे समझाया था। उसकी आवाज अब दीवारों से टकरा रही थी। अवनी, अनिल और रिया वहीं खड़े थे, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। गौतम वहीं स्थिर खड़ा था, उसकी आंखें गीता पर टिकी हुई थी। उनमें कोई डर नहीं था, बस एक थकान, एक अनकही दृढ़ता थी। अनिल, आप देख रहे हो ना, तुम्हारे इस दामाद ने मेरी कलाई पकड़ ली। मुझसे तो इस घर में अब कोई इज्जत से बात भी नहीं करता। अनिल ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर वही पुराना थकान भरा भाव था। वो जानता था कि ये सब नया नहीं है। हर हफ्ते कोई ना कोई नाटक गीता के हिस्से में जरूर आता था। गीता, बस भी करो अब, हर बात को इतना बड़ा मत बनाओ। गौतम ने कुछ उल्टा नहीं कहा, बस तुमने जरूरत से ज्यादा बड़ा बना दिया मामला। ओ, तो अब मैं ही गलत हूँ। गीता की आवाज अब ऊंची हो चुकी थी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कंधे पर चढ़ाया और एक नाटकीय अंदाज में इधर उधर घूमने लगी, जैसे खुद को अपने ही शब्दों से सही साबित करने में लगी हो। वाह भाई वाह, ये निकम्मा मुझसे इस तरह बात करता है, मुझे उल्टा जवाब देता है, हाथ पकड़ लेता है, और अब तुम सब उसके पक्ष में बोल रहे हो। अवनी अब तक चुप थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, पर वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसने धीरे से आगे बढ़कर कहा, मॉम प्लीज, अब आप बात को यही खत्म करो। गौतम पहले से ही परेशान लग रहा है। आपने जो कहा उसने सुन लिया, अब और मत बढ़ाओ ये बात। गीता ने पल भर को अवनी को देखा, जैसे उसे यकीन ही ना हुआ हो कि उसकी अपनी बेटी उसे रोक रही थी। फिर उसने गुस्से से आंखें फैलाकर कहा, अच्छा, अब तू भी मुझे ही सिखाएगी कि मुझे क्या करना है। मैं तेरी माँ हूँ अवनी, और तू इस आदमी की साइड ले रही है जो मुझे ही जवाब देता है। अवनी ने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, पर अब वो कुछ नहीं बोली। उसकी नजर गौतम पर गई। वो अब भी वहीं खड़ा था, बिल्कुल शांत। उसकी आंखें गीता पर टिकी थी, पर उनमें न गुस्सा था न झुकाव, बस ठंडापन था। रिया किनारे खड़ी सब देख रही थी। उसकी उंगलियां बेचैनी से एक दूसरे में उलझी थीं, चेहरा तनाव में था। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर जानती थी कि गीता के बीच में बोलने का मतलब था एक और आग भड़काना। गीता अब और उग्र हो गई थी। उसने सोफे पर रखे तकिए को पटक दिया और अपनी आवाज को और ऊंचा किया, तुम सब पागल हो गए हो क्या? इस घर में तो मेरी अब कोई कद्र ही नहीं रही। मैं ही गलत हूँ हमेशा, है ना? अनिल, बोलो कुछ। क्या अब इस घर में मुझे ही झूठा साबित किया जाएगा? गीता, चुप रहो अब। सब थक चुके हैं इन बातों से। गौतम ने कुछ गलत नहीं किया, और अगर तुम हर बात पे तमाशा करोगी तो माहौल और बिगड़ेगा। अनिल की बात में थकान थी। वो एक ऐसे आदमी की आवाज थी जिसने हर बार नाटक को बार बार झीला था, लेकिन गीता पर अब किसी बात का असर नहीं हो रहा था। तो अब आप भी उसकी साइड लोगे अनिल? कमाल है, मेरी ही फैमिली अब मेरे खिलाफ खड़ी हो गई। उसकी आंखें भर आईं, पर आंसू नकली लग रहे थे। वो खुद को और बड़ा शिकार दिखाने में लगी थी। उसका ड्रामा पूरी रफ्तार पर था। कमरे में हवा भारी हो चुकी थी। रिया का सिर झुका हुआ था। अवनी अब भी अपनी मां को शांत करने की कोशिश में थी। अनिल एक गहरी सांस के साथ कुर्सी पर बैठ गया, और गौतम अब भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में वही शांति, वही दृढ़ता थी। गीता ने सब की ओर देखा, एक एक चेहरे पर नजर डाली, और अचानक उसकी आवाज और तीखी हो गई, तुम सब कैसे हो? हाँ, आज तुम सब ने इस निकम्मे के लिए मुझे ही खुद से अलग कर दिया।
गीता की आवाज हवा को चीरती जा रही थी। उसका चेहरा अब भी गुस्से और बनावटी आंसुओं से भरा था। बाकी सब लोग, अनिल, अवनी, रिया, अब थक चुके थे। उन्होंने ना कुछ कहा ना कुछ पूछा, पर गीता रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी आवाज में ना तो दर्द था न सच्चाई, बस नाटक की वो कड़वाहट थी जो वो बरसों से दोहराती आई थी। अवनी ने उसे शांत करने की कोशिश की, मगर गीता ने उसे हाथ से झटक दिया। बस कर अवनी, तू भी अब मेरी बातों से तंग आ गई है ना? मुझे तो अब इस घर में कोई अपनों जैसा दिखता ही नहीं। तभी दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। सबकी नजर उधर मुड़ी। दरवाजा धीरे से खुला और अंदर एक ऊंचे कद और मजबूत चेहरे वाला आदमी दाखिल हुआ। सिद्धांत, गीता का छोटा भाई। दीदी, ये क्या हाल बना रखा है घर का? आधी रात को इतना शोर क्यों? गीता जैसे अपने ही नाटक के चरम पर पहुंच चुकी थी। उसने अचानक आंसुओं से भरी आवाज में कहा, सिद्धांत, अच्छा हुआ तुम आ गए मेरे भाई। मुझे पता था कोई तो है जो मेरी बात समझेगा। सिद्धांत ने भौहें सिकोड़ ली। उसने इधर उधर देखा। सबके चेहरे खामोश थे, मगर गीता की आवाज में वही पुराना झूठ था जिससे सिद्धांत अच्छे से वाकिफ था। क्या हुआ दीदी? इतनी रात को ये तमाशा क्यों? क्या बताऊं सिद्धांत, इस घर में अब मेरी कोई सुनता ही नहीं। ये गौतम, इसने आज मुझ पर हाथ उठाया। जैसे ही ये शब्द निकले, हवा थम गई। सबके चेहरों पर अविश्वास झलक उठा। अवनी ने तुरंत कहा, मॉम, झूठ मत बोलो। गौतम ने आपको हाथ भी नहीं लगाया था। आप नहीं, चुप रहो। मुझे सिखाओगी तुम अब? सिद्धांत के चेहरे पर गुस्से की लकीरें खिंच गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कदम बढ़ाए और सीधे गौतम के सामने आ खड़ा हुआ। तूने मेरी दीदी पर हाथ उठाया? गौतम अब भी उतना ही शांत था जितना कुछ पल पहले। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिद्धांत की आंखों में देखा, स्थिर और अडिग होकर। बोल, मुंह खोल वरना। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सिद्धांत ने आगे बढ़कर गौतम का कॉलर पकड़ लिया। उसकी पकड़ कड़ी थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। तू खुद को बहुत समझदार समझता है क्या? मेरी बहन पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अनिल झट से उठा। उसने सिद्धांत को रोकने की कोशिश की। सिद्धांत, हाथ छोड़ो, कुछ गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? मेरी दीदी कभी झूठ नहीं बोलती। अवनी की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी मां की ओर देखा, पर गीता के चेहरे पर अभी भी नकली आंसू थे। प्लीज सिद्धांत मामा जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मॉम, हाँ, तू तो बस अपने पति की साइड लेती रह। आखिर तू उसी की बीवी है ना? कमरे का तापमान गिरता हुआ महसूस हुआ। गौतम का चेहरा अब भी शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई उतर आई थी, जैसे भीतर कोई लहर धीरे धीरे उठ रही हो। सिद्धांत, मेरा कॉलर छोड़ दो। वरना क्या करेगा तू? मुझे मारेगा? गीता के चेहरे पर अब अजीब संतोष था, जैसे वो यही चाहती थी, एक बड़ा तमाशा। पर उसे अंदाजा नहीं था कि जिस आग को वो भड़का रही थी, उसका धुआं अब खुद उसकी तरफ लौटने वाला था। सिद्धांत ने गौतम का कॉलर और कस लिया। सब कुछ जैसे धीमी गति में चलने लगा। गौतम की सांसें गहरी हुई। उसका चेहरा पहले जैसा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक ठंडी चमक आ चुकी थी। अचानक गौतम ने अपनी बाह उठाई और एक ही झटके में सिद्धांत को खुद से दूर धकेल दिया। सिद्धांत 2 कदम पीछे गिरा, मगर उसके संभलने से पहले ही गौतम ने उसकी गर्दन को अपनी हथेली में जकड़ लिया। हाँ, अब छोड़ मुझे। गौतम की पकड़ इस बार इंसानी नहीं लग रही थी। सिद्धांत के चेहरे पर दर्द फैल गया। उसकी आंखें फैल गईं, सांसें टूट रही थी। अवनी और अनिल घबराते हुए गौतम के पास आकर बोले, गौतम प्लीज छोड़ो उन्हें। गौतम, ये क्या कर रहे हो तुम? रिया की चीख दबकर गले में रह गई। वो भौचक्की खड़ी थी। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थी, लेकिन गौतम वो कुछ सुन नहीं रहा था। उसकी नजर सिर्फ सिद्धांत पर टिकी थी, जैसे किसी अदृश्य अंधेरे ने उसे अपने कब्जे में ले लिया हो। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं, मगर चेहरा अब भी स्थिर था। छोड़ मेरे भाई को, छोड़। गीता दौड़ कर आई और वो पूरी ताकत से गौतम के हाथ पर काटने लगी, पर तभी उसे महसूस हुआ जैसे वो किसी बिजली से भरे लोहे के तार को काट रही हो। अचानक उसे एक झटका सा लगा। गीता की चीख हवा में गूंज उठी। उसके पैर लड़खड़ाए और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें खुली रह गईं और सांस थम गई। अवनी जोर से चीखी, मॉम। सब भागे। कोई उसे उठाने लगा, कोई पानी ढूंढने लगा। तभी गौतम ने गहरी सांस ली और धीरे से सिद्धांत की गर्दन से अपना हाथ हटाया।
सिद्धांत जमीन पर गिरा और हांफते हुए अपने गले को दबाने लगा। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी, आंखों में दर्द और हैरानी थी। कमरे में कुछ देर के लिए समय थम सा गया। सबका ध्यान उसी पल में जम गया। अवनी की कांपती आवाज, अनिल की चिंता भरी आंखें, रिया की डरी हुई निगाहें, पर सबसे जोरदार तमाशा गीता ने शुरू कर दिया। जैसे उसकी सारी कला अब सामने लाने का वक्त हो गया हो। देखा तुम लोगों ने, यही है इस घर का सच। ये लड़का मुझ पर और मेरे भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत कर लेता है। गीता की आवाज में जितना रोना था उतना ही बदनामी का अभिनय भी। उसने अपनी आंखों में आंसू लाकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और फिर उठकर सबके सामने चलती हुई आई। उसके कदम तेज थे, हाथ थिरक रहे थे। हर हरकत में नाटक की तैयारी साफ झलक रही थी। ये मुझे और मेरे भाई को मारना चाहता था। जानते हो तुम लोग, अगर मैंने समय रहते सच नहीं बताया होता तो ये घर का हर एक कोना खून से रंग देता। अनिल ने आगे बढ़कर गीता का हाथ पकड़ा और कहा कि शांत हो जाओ, पर गीता अपने नाटक को और बढ़ाने लगी। वो सबके बीच जाकर हाथ जोड़कर और आंसू पोंछते हुए बोली, मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। तुम सब रहमो करम दिखाते हो, पर जब सच सामने आता है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये आदमी हिंसक है, मैं इसे अब सबके सामने लाकर रहूंगी। कमरे में मौजूद हर शख्स आश्चर्य और सदमे के मिश्रित रंग में डूब गया। सबने गौतम को देखा, वही शांत आंखें, वही स्थिर चेहरा, पर अब उसकी उस शीत ठंडक में भी कुछ बदलता दिखा था। किसी ने भी उसे उस रूप में पहले कभी नहीं देखा था। गीता आगे बढ़ी और जोर से चिल्लाई, जैसे कोई अदालत लगा रही हो। हर शब्द में कलंक था, हर वाक्य में खटास थी। वो अवनी के पास गई और जोर से बोली, तुम भी मेरी बेटी हो और मेरी बात नहीं सुनती। तुम इसे क्यों बचा रही हो? क्या तुम्हें मेरी इज्जत से कोई फर्क नहीं पड़ता? अवनी के चेहरे पर गुस्सा और शर्म का मिश्रित भाव था। उसने गीता को समझाने की कोशिश की, पर गीता ने उसका हाथ झटक कर अलग कर दिया और फिर अनिल की ओर निकल पड़ी। उसकी बातें अब घर के सभी सदस्यों पर जुबानी तख्ती जैसा असर डाल रही थी। तुम सब देख रहे हो, ये वही है जो घर को लूट कर भाग जाएगा। ये परिवार की इज्जत गिरा रहा है और तुम लोग इसका साथ दे रहे हो। अनिल ने गीता को शांत करने की बहुत कोशिश की। उसने उस सब नाटक को नजरअंदाज करने की कोशिश की, पर गीता का अभिनय इतना प्रबल था कि कुछ पल के लिए सच और झूठ में फर्क कर पाना मुश्किल हो गया था। गौतम खामोशी से खड़ा था। उसकी आंखों में न कोई चीख थी, न कोई प्रतिक्रिया, बस एक गहरी तीखी स्थिरता थी। वो जाने किस जगह पर खड़ा था। भीतर सच का सामना कर रहा था और बाहर झूठ के आगमन को ताक रहा था। ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये एक क्रिमिनल है। देखो, इसने मेरी कितनी बुरी हालत कर दी। अवनी ने गीता को समझाने की फिर से हिम्मत की। उसकी आवाज कांप रही थी और उसने घर में शांति की अपील की। मॉम, आप जरा शांत हो जाइए। हम सबको पहले बात समझकर फैसला लेना चाहिए। ये सब यहाँ रिश्तों पर भी असर डालेगा। पर गीता का अभिनय अब और तीखा हो गया। उसने अवनी की बात को ठुकरा दिया और अपने रोने की नाटकीयता बढ़ाकर बोली, तुम भी अब मेरी नहीं सुनती। तुम्हें क्या चाहिए कि मैं अब भी चुप रहूं, वो भी तुम्हारे पति का ये खौफनाक चेहरा देखने के बाद? कमरे में अनकही चीजें गूंजने लगी। लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, चौंकते और सोचते हुए। कुछ के मन में सहानुभूति थी, कुछ के मन में संदेह और कुछ के मन में बस थकावट थी। गीता का नाटक एक तरह से काम कर रहा था। उसने घर के माहौल को तालाबंदी कर दिया था। गौतम ने शांति के साथ अपने कपड़े सीधे किए। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों की ठंडी गहराई ने सबको बता दिया कि अब आगे की चीजें उसी के हाथों में है। गीता के नाटक के बीच सब कुछ जैसे थमा हुआ था, पर भीतर एक हलचल थी जो आगे की घटनाओं का संकेत दे रही थी। तभी गीता ने एक आखिरी चीख के साथ कहा, अब मैं और नहीं सह सकती। इस निकम्मे ने न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे भाई को भी जान से मारने की कोशिश की है। मैं इसके लिए इसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। तुम सब देखना, मैं इसे अंदर करवा दूंगी और तब सारा सच सामने आ जाएगा। उसी वक्त सभी के दिलों में एक तरह की बेचैनी और सवालों की गठरी बन गई। गौतम का चेहरा अभी भी शांत था और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी थी, जैसे उसे आने वाले तूफान का आईना नजर आ रहा था। क्या सच में गीता गौतम को पुलिस के हवाले कर देगी? गौतम के बदले रूप का असर अवनी के दिल पर क्या पड़ेगा? कहीं अपने जज्बातों के चलते गौतम अपने होश तो नहीं खो बैठा था? रात के उस सन्नाटे में गीता की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। हवा भारी थी,
पर उसके शब्द उससे भी भारी थे, जैसे हर वाक्य एक पत्थर बनकर दीवारों से टकरा रहा हो। गीता के चेहरे पर गुस्से का लाल रंग था, आंखों में आंसू जैसे तैयार बैठे हों और होठों से बस बार बार वही धमकी निकल रही थी। मैं कह रही हूँ अब बहुत हो गया, इस बार मैं पुलिस को बुलाऊंगी, देखती हूँ कैसे नहीं आती पुलिस इस घर में। उसके शब्दों में सख्ती थी, पर भीतर एक नाटक का रोमांच भी था। अनिल, जो चुप बैठा था, धीरे से कुर्सी से उठा और उसने कोशिश की कि माहौल थोड़ा शांत हो जाए। गीता प्लीज अब बस करो, इतनी रात को हंगामा मत करो, सुबह बात करेंगे, सब सुलझा लेंगे। पर गीता तो जैसे सुनने के मूड में ही नहीं थी। उसकी आवाज में अब चुनौती थी, जैसे वो हर शब्द से घर की इज्जत को दांव पर लगा रही हो। सुबह सुबह तक तो ये आदमी भाग जाएगा, तुम लोग देख नहीं रहे, इसकी आंखों में देखो, ये वही नजर है जो खून करने से पहले होती है। मैं अब किसी की बात नहीं सुनने वाली। अवनी ने गीता के पास जाकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें एक सच्ची विनती थी। मॉम प्लीज, आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा माहौल गर्म हो गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गीता का गुस्सा अब किसी नदी के बांध जैसा हो गया था, फटने को तैयार। उसने अवनी का हाथ झटक दिया और कमरे के बीच में खड़ी होकर जोर से बोली, तुम सब इसके साथ हो, किसी को मेरी फिक्र नहीं। मैं कहती हूँ अगर अभी पुलिस को नहीं बुलाया तो कल सब पछताओगे। कमरे का माहौल और भारी हो गया। हवा जैसे थम सी गई थी। रिया एक कोने में खड़ी थी, उसका चेहरा फीका पड़ गया था। उसे डर नहीं था, पर जो नाटक उसके सामने चल रहा था वो उसे भीतर से थका रहा था। अनिल ने एक गहरी सांस ली और गीता का हाथ पकड़ते हुए फिर से कहा, गीता कम से कम ये तो सोचो कि घर में और भी लोग हैं, ये सब बाहर जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन गीता ने उसका हाथ झटक दिया। उसकी आवाज अब और तेज थी, जैसे किसी रणभूमि में बिगुल बज रहा हो। मुझे लोगों की परवाह नहीं, मुझे अपनी इज्जत की फिक्र है। ये आदमी इस घर में नहीं रह सकता। सबकी नजर अब गौतम की ओर थी। वो अब भी वहीं खड़ा था। न उसने कुछ कहा, न उसने कोई हरकत की। उसका चेहरा ठंडा था, आंखों में एक गहरी खामोशी थी जो किसी तूफान से पहले के सन्नाटे जैसी लग रही थी। उसके अंदर एक आग जल रही थी, पर बाहर से वो जैसे बर्फ का पहाड़ था, स्थिर, मौन और किसी अनकहे निर्णय की प्रतीक्षा में। अवनी ने उसे देखा, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि वो क्या सोच रहा है, पर गौतम का चेहरा पढ़ना अब आसान नहीं लग रहा था। तभी गीता ने फिर चिल्लाकर कहा, मैं कह रही हूँ अब पुलिस आएगी और इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। इस आदमी को मेरे घर से निकलना ही होगा। अनिल और अवनी दोनों ने उसे एक साथ शांत कराने की कोशिश की, पर वो नहीं रुकी। उसकी आवाज घर की दीवारों से टकराकर पूरे विला में फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब वास्तव में फोन उठाने वाली हो। उसके हाथ कांप रहे थे, पर वो दृढ़ थी। रिया ने अब जाकर अपनी चुप्पी तोड़ी। आंटी प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। पर गीता ने उसकी ओर तीखी निगाह से देखा और बोली, तुम मत बोलो बीच में, ये मेरा घर है और मैं ही तय करूंगी कि इसमें कौन रहेगा और कौन नहीं। अब माहौल में डर नहीं, एक तरह की बेचैनी थी। सभी की निगाहें गौतम पर थीं, पर गौतम बस खामोशी से अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने जेब से धीरे से अपना फोन निकाला, स्क्रीन पर नजर डाली और कुछ टाइप किया। कोई ये देख नहीं पाया कि उसने किसी को कोई मैसेज भेजा था। बस उसकी उंगलियां बड़ी शांति से स्क्रीन पर चली और फिर उसने फोन को वापस जेब में रख लिया। गीता का नाटक थपकी की तरह घर में फैला था। हर आवाज, हर आंसू, हर आरोप एक एक कर दीवारों पर गूंज रहे थे। उसका चेहरा लाल था, आंखें नम थी और होंठ कांपते हुए हर बार नए शब्द निकाल रहे थे। कमरे में मौजूद लोग जितना उसे चुप कराना चाह रहे थे, उतना ही वो जोर से बोलती जा रही थी, मानो किसी मंच पर अपना अंतिम प्रदर्शन कर रही हो। मैं अब और नहीं सहूंगी। मैंने तुम सबको मौका दिया, पर तुम सबने इसे बचाया। देखो, मैं खुद थाने जाकर शिकायत करूंगी और इसका अंजाम सबको दिखेगा। उसकी आवाज सुनकर अनिल फिर सामने आया और धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर उसे रोकने की कोशिश की। उसकी आवाज थमी हुई थी, पर उसमें समझाने की कोशिश थी। गीता, ये घर का मामला है, घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। बाहर नहीं, बाहर जाकर मैं इस घर की इज्जत बचाऊंगी। तुम लोग तो अंदर बैठकर सब छुपाओगे। मैं थाने जा रही हूँ, अभी और इसी वक्त।
जैसे ही वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी, पूरा परिवार उसके पीछे पीछे उठ खड़ा हुआ, उसे रोकने के लिए, समझाने के लिए या उसके नाटकीय रवैये को और आक्रामक होते देखने के लिए। अवनी ने उसका हाथ पकड़ा और विनती भरी आवाज में बोली, मॉम प्लीज ठहरिए, रात के वक्त पुलिस को बुलाने से पहले हमें सोचकर बात करनी चाहिए। पर गीता की आंखों में अब और कुछ सुनने की जगह नहीं थी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ती गई, कदम तेज, चाल तेज, जैसे उसने फैसला कर लिया हो। कमरे में सबका दिल एक साथ धड़कने लगा, कुछ डर से, कुछ हैरानी से और कुछ इस बात से कि ये तमाशा अब कितना बड़ा होगा। तुम सब बैठ कर देखो कि कैसे मैं इस क्रिमिनल को सलाखों के पीछे करवाती हूँ। वो दरवाजे की तरफ मुड़ी, उसके हाथ दरवाजे की पकड़ को छूने ही वाले थे, तभी बाहर से अचानक एक आवाज आई जिसने सबकी सांसें रोक दी। मोटर की एक धीमी गड़गड़ाहट और फिर दरवाजे के बाहर गूंजती पैरों की ठसक। सबने झट से नजर उठाई, दरवाजा खुला और बाहर की आहट के साथ ही 3 लोग सामने आ खड़े हुए। पहले व्यक्ति का कद और दबदबा कुछ अलग ही था। काला कोट, चेहरा जरा सा सुस्त और आंखों में एक अजीब सी ठंडक। उसके पीछे 2 साए और उभरे जो उसके साथ ही थे। वो सीधे तौर पर खतरनाक दिखाई दे रहे थे। मोटे कद काठी, सख्त चेहरे और हाथों में ढीली ढाली उंगलियां जो तुरंत अपने काम के लिए तैयार दिख रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि बादशाह और उसके आदमी थे। घर के अंदर जैसे बिजली चौंक कर चली गई। गीता एक पलक भी नहीं झपका सकी। उसकी आंखें उन तीनों पर ठहर गईं और वो एक कदम पीछे हट गई। उसके चेहरे की नाटकीयता पल भर के लिए गायब हो गई। डर ने उसकी जगह ले ली। ये तो इस गौतम के आदमी है ना? वो वापस घर के अंदर की ओर भागी, लेकिन उसके शब्दों में घबराहट थी। उसे रोकने के लिए अनिल आगे आया, पर उसके होंठ अब भी कतरे से कांप रहे थे। गीता फिर आकर सबके सामने खड़ी हुई, पर इस बार उसकी आवाज में जो कुछ निकला वो नाटक जैसा नहीं था। वो अचानक बेबस और गुस्से के मिश्रित स्वर में बदल गया। अब तो ये वही कर बैठा जो मेरे डर से भी बड़ा है। इसने कब मैंने मेरे लिए गुंडे बुलाए। अब मैं क्या करूं? अब मैं थाने नहीं, आर्मी के पास जाऊंगी। समझे तुम लोग? कमरे में एक अनसुलझा सन्नाटा छा गया। अवनी का चेहरा अचानक कुछ यादों से कांप उठा। प्रियंका की वो पुरानी चेतावनी जैसे उसके कानों में गूंज उठी जब उसने अवनी को समझाया था कि उसकी माँ गौतम से दूर रहे, नहीं तो वो उसके लिए भारी पड़ सकता था। अवनी अंदर ही अंदर घबरा गई। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने देखा कि परिवार के कुछ सदस्यों की आंखों में चिंता का घना बादल था और कुछ के चेहरे पर संदेह की रेखाएं उभर आई थी। अवनी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और गीता के पास आकर उसका हाथ पकड़ा, पर उसकी आवाज अब भी कांप रही थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई नई मुसीबत उठ खड़ी हो। मॉम प्लीज शांत हो जाइए। आपको गौतम से उलझना नहीं चाहिए। आप एक बार गौतम से आराम से बात कर लीजिए। पर गीता अब शांत सुनने की स्थिति में नहीं थी। उसकी आंखों में आग थी और उसने जोर से कहा, क्या कर लूं मैं अवनी? ये आदमी मेरे लिए गुंडे बुलवा कर खड़ा हुआ है। क्या तुम लोग इसे देख नहीं रहे? और तुम मेरी बेटी होकर मुझे ही इस गौतम की ओर से धमका रही हो। अनिल ने बीच में आकर परिस्थिति को संभालने की कोशिश की। अवनी सही कह रही है, तुम्हें एक बार गौतम से शांत होकर बातचीत करनी चाहिए। बातचीत? किससे? इस बेइज्जती करने वाले से? नहीं, अब और नहीं। घर में खींचतान बढ़ती जा रही थी। अवनी के मन में प्रियंका की बात बार बार गूंज रही थी, पर उसने किसी को ये बात बताने का साहस नहीं किया। उसे डर था कि उसका वो बात बोलना गीता के लिए और परेशानी खड़ी कर सकता था। कुछ पल तक किसी ने कुछ नहीं कहा, बस गीता की सांसों की आवाज गूंजती रही। फिर गौतम ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में न कोई डर था, न कोई गुस्सा, बस एक शांत दृढ़ भाव। उसने कदम बढ़ाया और गीता की ओर देखा। उसकी आवाज बहुत धीमी पर इतनी गंभीर थी कि कमरे के हर कोने से उसे साफ सुना जा सके। मम्मी जी, शायद आप भूल रही हैं कि ये घर आपका नहीं है। जैसे ही ये शब्द निकले, कमरे का सन्नाटा टूट गया। गीता का चेहरा जैसे जड़ हो गया। उसकी आंखें फैल गईं, होंठ खुले रह गए और अगले पल उसके चेहरे पर गुस्से की लपटें उठी। क्या कहा तुमने? फिर से बोलो गौतम। यही तो मैं कहती थी। बाहर से तुम कितने भी अच्छे क्यों ना बन लो, पर अंदर से जो घमंड है वो आखिर निकल ही आया ना। अब उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि दीवारें तक कांप गईं। वो एकदम से कमरे के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई, जैसे किसी अदालत में खुद को निर्दोष साबित करने आई हो। देखो सब लोग, इसका असली चेहरा देखो।
ये जिस इज्जत का नाटक करता है ना, असल में ये अपने अहंकार में जीता है। ये सोचता है कि पैसे से, जमीन से और इस बड़े से विला से सबको झुका लेगा। गीता अब पूरी तरह भावनाओं के बवंडर में थी। वो एक एक कदम आगे बढ़ती गई और हर कदम के साथ उसकी आवाज और तेज होती गई। हाँ, मानती हूँ ये विला मेरा नहीं है, पर मैं यहीं रहती हूँ। मैं इस घर को संभालती हूँ, इस परिवार को जोड़ कर रखती हूँ। जब ये बाहर घूमता है तो घर की सारी जिम्मेदारियाँ कौन निभाता है? मैं। उसके शब्दों में झूठ भी था और दर्द भी, लेकिन इस समय वो खुद नहीं जानती थी कि क्या सच बोल रही है और क्या बस खुद को सही ठहराने की कोशिश में बोल रही है। मैंने इस घर की एक एक दीवार को संभाला है, इसके हर एक कोने को सजाया है। तुम कहते हो ये घर मेरा नहीं है, तो फिर किसका है गौतम? तुम्हारे नाम है? नहीं, ये तुम्हारे किसी रिश्तेदार के नाम है। इसलिए इस विला का रौब तुम मुझ पर मत झाड़ना। गीता की आवाज अब जैसे किसी आरी की तरह चीर कर रख देने वाली लग रही थी। उसके गुस्से में एक अजीब सी हताशा घुल चुकी थी। घर के बाकी लोग, अवनी, अनिल, रिया, सब कुछ कहने की हालत में नहीं थे। बस गीता और गौतम के बीच अब एक अदृश्य दीवार खींच चुकी थी और उस दीवार के आर पार कोई शब्द नहीं पहुंच पा रहा था। मम्मी जी, मैं कभी इस घर पर अपना हक नहीं जताता, लेकिन आप शायद भूल रही हैं कि ये विला मेरी फैमिली के नाम पर है और मैं सिर्फ इसका केयरटेकर हूं। लेकिन गौतम की आवाज अब थोड़ी गहरी हो गई थी, न ऊंची न नीची, बस सीधी, स्थिर और भीतर तक चुभने वाली। लेकिन अगर आपको इस विला से इतना ही लगाव है तो मैं अपने रिलेटिव से कह दूंगा कि अब मैं इस जगह के केयरटेकर की जिम्मेदारी छोड़ रहा हूं। अब ना मैं यहां रहूंगा और ना ही आप। ये शब्द हवा में किसी तलवार की तरह तैर गया। कमरे की ठंडक अचानक बढ़ गई, जैसे किसी ने सबके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। गीता के होंठ खुले रह गए, उसके चेहरे से जैसे सारा रंग उड़ गया। एक पल पहले जो औरत सब पर चिल्ला रही थी, अब उसी के गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। तुम क्या कह रहे हो गौतम? मुझे इस विला से निकाल दोगे? मैं इस घर की बड़ी हूँ। गौतम ने सीधा गीता की आंखों में देखा। उसका चेहरा अब भी दृढ़ था। मैंने किसी को नहीं निकाला है मम्मी जी, बस अब वो जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा जो हर बार झगड़े की वजह बनती है। इस घर में अब शांति तभी लौटेगी जब स्वार्थ की दीवारें गिरेंगी। गीता अब हाँफ रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। वो आगे बढ़ी जैसे कुछ और बोलना चाहती हो, पर शब्द उसके गले में अटक गए। वो हिम्मत करते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे ऐसे बोलते हुए? मैं इस घर को संभालती हूँ, तुम तो महीनों में एक बार भी यहाँ नहीं दिखते। पर गौतम की आंखों में अब ठंडी दृढ़ता थी और एक ऐसी गंभीरता जो गीता ने पहले कभी नहीं देखी थी। शायद यही गलती रही मेरी कि मैंने हर बार सम्मान को चुप्पी समझ लिया, लेकिन अब और नहीं। आज से इस विला में हम में से कोई भी नहीं रहेगा। गौतम के ये कहते ही कमरे का सन्नाटा गहरा हो गया। गीता धीरे धीरे पीछे हटी। उसकी आंखों में नफरत, डर और बेबसी सब एक साथ झिलमिला रहे थे। अवनी ने उसका हाथ थामना चाहा, पर गीता ने झटक दिया। अब समझ में आ गया मुझे, तुम सबने मिलकर मुझे इस घर से निकालने की साजिश की है। लेकिन याद रखना गौतम, ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। उसकी आवाज में थरथराहट थी, पर शब्दों में जहर। वो धीरे धीरे सोफे पर बैठ गई, सिर झुका लिया और आंखों में आंसू भर आए। लेकिन वो आंसू अब भी दिखावे और दर्द का एक मिश्रण थे। कमरे में कोई हिला नहीं, बस गौतम ने एक लंबी सांस ली और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही पूरा माहौल जैसे किसी बम गिरने के बाद की खामोशी में बदल गया। सबके चेहरे पर हैरानी, डर और सोच का अंधेरा था। वहीं अवनी के मन में अभी भी एक डर पल रहा था। उसने गीता की तरफ देखा और उसे यकीन हो गया कि अब जो होने वाला था वो किसी भी दिशा में जा सकता था। प्रियंका की चेतावनी अब उसके दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रही थी और गौतम आगे क्या करने वाला था किसी को भी उसका अंदाजा भी नहीं था। क्या गौतम सच में उस विला को छोड़ देगा? क्या गीता उस विला को आसानी से अपने हाथों से जाने देगी? आखिर गौतम गीता को कैसे सबक सिखाने वाला था? रात के सन्नाटे में उस विला का लिविंग एरिया अब भी उबलते माहौल की तरह खामोश मगर भरा हुआ लग रहा था। दीवारों पर पड़ी परछाइयां किसी अधूरी जंग की तरह कांप रही थी। हवा भारी थी, सबके चेहरों पर बेचैनी थी और गीता के चेहरे पर वो गुस्सा था जो किसी भी वक्त फिर फट सकता था। कुछ पल तक सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देती रही। फिर गीता ने चारों तरफ नजरें घुमाई। उसके माथे की नसें तनी हुई थी, होंठ कांपते हुए किसी विस्फोट की तैयारी में थे। वो निकम्मा गौतम कहाँ गया?
उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि कमरे में मौजूद सब लोग एक साथ चौंक पड़े। अनिल ने हिचकिचाकर इधर उधर देखा। अवनी की नजरें ऊपर की मंजिल की तरफ गईं। रिया ने डर के मारे होंठ काटे, मगर किसी को भी गौतम कहीं दिखाई नहीं दिया। देखा, मैंने कहा था ना ये भाग जाएगा। तुम सबको उस वक्त रोकना था, पुलिस को बुलाना था, पर नहीं, तुम सबको तो उसकी मासूमियत का नाटक दिखा। अब देखो वो भगौड़ा निकल चुका है। उसका स्वर और ऊंचा हो गया, हर शब्द में तीखापन, हर सांस में आरोप। गीता ने अपनी आंचल को झटका और गुस्से में सोफे के आगे जाकर खड़ी हो गई। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं उस पर केस जरूर करूंगी। और सुन लो तुम सब, इस विला को भी मैं अपने नाम करवा कर रहूंगी, अब चाहे किसी को अच्छा लगे या नहीं। कमरे में फैले लोग, अनिल, अवनी, रिया, सब भौंचक के रह गए। किसी के मुंह से शब्द नहीं निकले। अवनी ने धीरे से कहा, मोहम प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। लेकिन गीता अब किसी की सुनने के मूड में नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि झलक रही थी, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि अब सब उसकी मुट्ठी में है। तभी ऊपर से आती एक भारी और ठंडी आवाज ने माहौल को पल भर में रोक दिया। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मम्मी जी, मैं कहीं नहीं गया। सबकी नजरें एक साथ ऊपर की सीढ़ियों की ओर उठी। वहां आधी रोशनी में गौतम खड़ा था, हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए हुए। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, मगर हर कदम में एक ऐसा भरोसा था जो कमरे की हवा को हिला रहा था। वो धीरे धीरे नीचे उतरा। उसकी आंखें एक पल को भी गीता से नहीं हटी। सबकी नजरें अब उसके हाथ पर जमी हुई थी, जहां कागजों का मोटा पुलिंदा था। आपको ये विला चाहिए ना? आज मैं सारा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। उसके शब्द ठंडे थे, मगर उनमें ऐसा वजन था कि दीवारें भी उसे सुनती महसूस हुई। गीता का चेहरा देखते ही देखते बदल गया। पहले हैरानी, फिर एक धीमी संतुष्टि, जैसे अंदर ही अंदर उसने जीत का स्वाद चख लिया हो। गीता के मन में विचारों की दौड़ लग गई। वाह, लगता है पुलिस की धमकी काम कर गई। अब डर के मारे खुद ही विला मेरे नाम करने चला आया। अगर पता होता इतना आसान है तो ये नाटक तो मैं बहुत पहले ही कर लेती। मगर बाहर से उसने अपना चेहरा कठोर बनाए रखा, ताकि किसी को उसकी अंदरूनी खुशी की भनक ना लगे। अच्छा हुआ जो तुम्हें खुद ही समझ में आ गया, नहीं तो आज तुम्हारा जेल जाना तय था। वो आगे बढ़ी और गौतम के हाथ से कागज लेने लगी, पर गौतम ने धीरे से अपना हाथ पीछे कर लिया। उसकी आंखें अब सीधे गीता की आंखों में थीं, शांत, ठंडी और अडिग। शायद आप गलत समझ रही हैं मम्मी जी। और रही बात जेल जाने की, तो वो मैं नहीं जो सलाखों के पीछे जा सकता है, बल्कि वो आप हैं। ये सुनते ही जैसे कमरे की हवा रुक गई। गीता की आंखें फैल गईं। उसके चेहरे पर एकदम से हैरानी और झटका साथ साथ उभरे। अनिल का चेहरा पीला पड़ गया। अवनी ने गीता की ओर देखा। रिया के मुंह से क्या जैसी धीमी फुसफुसाहट निकली। तुम्हारी ये हिम्मत, एक तो मुझ पर हाथ उठाने की जरूरत की, और अब मुझे ही जेल भेजने की धमकी दे रहे हो। उसकी आवाज कांप रही थी, पर गुस्सा अब भी उतना ही जहरीला था। पिछले 1 घंटे से जो नाटक चल रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा मम्मी जी। आप इस विला पर अपना हक जताने की बात कर रही थी ना, तो मैं भी वही करने आया हूं, अपने हक की बात। उसके लहजे में कोई शोर नहीं था, पर जो दृढ़ता थी उसने सब कुछ चुप कर दिया। गीता कुछ पल उसे देखती रही, फिर झल्ला कर बोली, क्या बैकी बैकी बातें कर रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं ये सब पुलिस से बचने के लिए तो नहीं कर रहे? क्योंकि अगर ऐसा है तो सुन लो, मैं पुलिस को बुलाकर ही रहूंगी। गौतम ने जरा भी झिझक नहीं दिखाई। उसके चेहरे पर अब वही शांति आ गई थी जो तूफान से पहले आती है। ठीक है, बुला लीजिए पुलिस को, पर एक बात याद रखिए, ऐसा करना आप पर ही भारी पड़ सकता है। गीता ने तिरस्कार भरी नजरों से देखा, जैसे उसे उसकी बात पर हंसी आ रही हो, मगर अगले ही पल गौतम के शब्दों ने उसके चेहरे के सारे भाव मिटा दिए। आप मुझ पर केस करने की बात कर रही हैं ना मम्मी जी, लेकिन अगर मैं चाहूं तो आप पर उल्टा केस कर सकता हूं, फ्रॉड का। ये सुनते ही कमरे में खामोशी छा गई। गीता के चेहरे से खून उतर गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अनिल ने आश्चर्य से गौतम की तरफ देखा। अवनी ने धीरे धीरे सिर उठाया। अब हर कोई इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर गौतम किस बात का इशारा कर रहा था और कौन सा फ्रॉड, और अब ये खेल किस दिशा में जाने वाला था। लेकिन उस वक्त गौतम के चेहरे की गंभीरता ने साफ कर दिया था कि ये झगड़ा अब किसी घरेलू तकरार से कहीं आगे निकल चुका है
और अब कुछ बड़ा खुलने वाला है। कमरे की हवा जैसे किसी बड़े विस्फोट की गूंज लेकर घूम रही थी। गीता के शब्दों का धुआं अभी भी सबके सिर पर मंडरा रहा था। उसका नाटक, उसकी चीखें और अब उसका वो नया रूप जो भीतर तक चुभ रहा था। सबकी सांसें थम गई थी, जैसे किसी ने घर के हर कोने में समय को रोक दिया हो। तभी गौतम ने अपने हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट्स की फाइल को धीरे से मेज पर रख दिया। कागजों का वो ढेर जो अब सच और झूठ के बीच की दीवार को तोड़ने वाला था। तुम ये कैसे कर सकते हो गौतम? ये सब बेबुनियाद और घटिया इल्जाम है। ये मेरी बेइज्जती करने की कोशिश है। कौन सिखा गया है तुम्हें ये सब? तुम तो मेरा नाम भी मिट्टी में मिला रहे हो। उसके शब्द जैसे आग के जलते हुए कोयले थे जो कमरे की दीवारों से टकरा रहे थे। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, आंखें फट रही थी और हाथ बेतहाशा कांप रहे थे। उसने इधर उधर देखा जैसे सब उससे सहमत हों, पर चारों तरफ सन्नाटा था। इस लड़के का दिमाग फिर गया है। मुझे फ्रॉड कहता है और खुद वही इंसान है जिसने पैसों के लिए हमारे परिवार में शादी की। क्या तुम सबको अब भी नजर नहीं आ रहा कि असली धोखेबाज कौन है? कमरा जैसे शब्दों के तूफान में बदल गया। अनिल की नजरें सख्त हो चुकी थीं। अवनी की आंखों में डर और शर्म एक साथ पिघलने लगे थे। हवा भारी हो गई थी, इतनी कि किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। ठहरो गीता, पहले सुन लो। ये बातें अब बहुत आगे जा चुकी हैं। लेकिन गीता अब सुनने की स्थिति में नहीं थी। उसके भीतर का गुस्सा अब उसकी बातों में नहीं, उसकी सांसों में उतर चुका था। तभी गौतम ने धीमे कदमों से आगे बढ़कर फाइल खोली और उन कागजों में से कुछ शीट्स उठाई। मम्मी जी, अगर आप फ्रॉड नहीं है तो फिर ये क्या है? उसकी आवाज शांत थी और उसमें एक ऐसा ठंडापन था जो किसी के दिल को चीर सकता था। उसने कागज आगे बढ़ाए। जैसे ही गीता ने वो कागज देखे, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी उंगलियां कांपने लगीं, होंठ थरथराए और आंखें एक पल में फैल गईं। ये तुम्हारे पास कैसे आया? उसकी आवाज गले में अटक गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई बस उसे देख रहा था। गीता, क्या हुआ? ये पेपर्स कैसे हैं तुम्हारे हाथ में? गीता कुछ नहीं बोली, जैसे उसकी जुबान किसी ने बांध दी हो। उसके हाथ कांप रहे थे। मॉम, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? इन पेपर्स में क्या है? हर आंख अब गीता के हाथ में पकड़े कागजों पर टिकी थी और तभी गौतम ने गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, ये मेरे जोधपुर विला के कागज हैं, जिसे मम्मी जी ने मुझसे छुपाकर बेच दिया था, सिर्फ पैसों के लिए। और इसकी किस्तें आज भी अवनी भर रही है। अवनी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने नीचे नजरें झुका ली। उसके भीतर शर्म और दुख जैसे मिलकर किसी पुराने जख्म को कुरेद रहे थे। क्या ये सच है गीता? तुमने उसे बेच दिया और अवनी, तुम भी इसमें शामिल हो? अनिल की आवाज अब गुस्से से कांप रही थी। कमरे की हवा फिर से ज्वालामुखी बनने लगी थी। गीता का शरीर अब कांपने लगा था। वो कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द उसका साथ छोड़ चुके थे। पापा, मैं... अवनी के शब्द टूट गए। आंसू उसके गालों से बहने लगे। पर तभी गौतम आगे बढ़ा और उसके पास आकर बोला, पापा जी, अवनी इसमें शामिल नहीं है। उसने जो किया वो सिर्फ इस परिवार की इज्जत बचाने के लिए किया। अगर वो चाहती तो इन किश्तों का बोझ ना उठाती, लेकिन उसने ऐसा किया ताकि उसकी मां की गलती किसी और के सामने उजागर ना हो। अवनी ने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब ग्लानि नहीं बल्कि कृतज्ञता थी। उसने गौतम की ओर देखा, जिनमें उसे अपने लिए प्यार और इज्जत नजर आ रही थी। गौतम ने फिर गीता की ओर देखा। अब उसके चेहरे पर सिर्फ कठोरता थी। मम्मी जी, आपने कहा था कि आप इस घर को संभाल कर रखती हैं। इस परिवार की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। ये जिम्मेदारी तब कहां थी जब आपकी गलती की सजा अवनी को भुगतनी पड़ी, जब वो आपकी वजह से आज तक किश्तें भर रही है। गीता के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। उसका शरीर हिल गया और आंखें नीचे झुक गईं। अगर मैं चाहूं तो आपको इस फ्रॉड के लिए जेल भिजवा सकता हूं, और फ्रॉड की सजा क्या होती है ये आपको मुझसे बेहतर पता होगा। कमरे में एक भयानक खामोशी छा गई। गीता के चेहरे से सारे रंग उड़ चुके थे। अनिल, अवनी और रिया तीनों के चेहरों पर एक साथ हैरानी और सदमे की परछाई थी। तभी उस खामोशी को तोड़ते हुए गीता का चेहरा अचानक बदल गया। अभी तक उसके चेहरे पर जो थकान और नाटक का मिला जुला रंग था वो धुंधला पड़ गया और उसकी आंखों में कुछ टूटन सी आ गई। उसके होंठ कांपे। उसने गहरी सांस लेकर अपना गला खोला, पर आवाज इतनी कमजोर थी कि शुरू में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे माफ कर दो गौतम।
शब्दों के साथ ही जैसे कमरे में भूकंपीय झटका सा आ गया। लोग एक एक करके चौंक उठे। अनिल की भौहें और भी चढ़ गईं। लेकिन अवनी ने सहज ही अपने चेहरे को हाथों से ढांकने की कोशिश की, पर वो नहीं छिप पाई। उसकी आंखों में आशा और शक का मिला जुला दर्द चमक उठा। गीता ने 2 कदम आगे बढ़कर झुकने की कोशिश की। उसकी कमर ढल गई और फिर अचानक ही वो अपने घुटनों के बल गिरती हुई सीधा गौतम के पैरों पर सिर रख बैठी। उसके आंसू बेकाबू होकर बह निकले और उसी पल उसका सारा गुस्सा, उसकी सारी शान, उसका पूरा अभिनय जैसे ढहकर बिखर गया। गौतम, गौतम बेटा, मैंने गलती की है। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। ये दृश्य देखने के लिए कुछ सेकंड्स ही काफी थे, पर उन सेकंड्स ने घर वालों के भीतर की सारी बेचैनियां उभार दी। कुछ को गीता पर गुस्सा आया, कुछ ने उसकी खामोशी पर शक किया, किसी के दिल में अविश्वास घुस गया। अरे ये क्या तमाशा है? अब पागलपन की हद पार कर दी है क्या? अनिल ने ठंडे ताने के साथ कहा। उसकी आवाज में कटुता थी, लेकिन भीतर कुछ नरमी भी। पर गीता की हालत ने किसी को उस कटुता को सुनने की इच्छा तक नहीं दी। वो हांफते हुए सिर झुकाए बैठी रही। उसकी कांपती उंगलियां गौतम के पैरों को ऐसे पकड़े थीं मानो बंद सी गई हों। बेटा, मैंने तुम्हें कितना दर्द दिया। मैं समझती हूँ कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, पर फिर भी मैं तुम्हें एक बार बोल रही हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं सब ठीक कर दूंगी। उसकी आवाज में इतनी सच्ची भयभीत तड़प थी कि सबके दिल कांप उठे। पर साथ ही कमरे के कुछ हिस्सों में गुस्से की आग भी फैल रही थी और उस गुस्से का निशान खासकर अनिल की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। गौतम ने एक कदम पीछे हटाया। उसकी आंखों में अब वही ठंडक थी जो कागजों ने खोल दी थी। सबको उम्मीद थी कि वो ममता से पिघल जाएगा, पर गौतम का चेहरा कठोर लगने लगा। उसकी आवाज में अब नरमी नहीं, सख्ती थी। मम्मी जी, अब और नहीं। मैंने आपकी हरकतें सह कर देख ली हैं, पर अब मैं इस घर में आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता। कमरे में जैसे बिजली का झटका सा दौड़ गया। गीता की आंखें एक पल के लिए पथरा गईं, फिर एक नई हिम्मत की तलाश करने लगी, पर उसकी हिम्मत धूल सी हो गई। उसने और जोर से गौतम के पैरों को पकड़ लिया, मानो इन पैरों के सहारे ही उसकी पूरी दुनिया टिकी हो। नहीं बेटा, नहीं। मैं यहाँ से निकल गई तो क्या करूँगी? मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे गिर कर कह रही हूँ, मुझे एक मौका दे दो, ये सब ठीक कर दूंगी मैं। अनिल ने गीता को ताना दिया। इतना भी गिरना जरूरी था क्या गीता? और अब तुम चाहती हो कि सब कुछ वहीं से शुरू हो जाए जहां तुमने तोड़ा था। पर गीता फटकार खाकर भी नहीं उठी। वो गिड़गिड़ाती रही। उसकी सांसें बुरी तरह फटी हुई थी और वो खुद को किसी अनजान अंधेरे में गिरा हुआ देख रही थी। मम्मी जी, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अब यहां आपकी कोई जगह नहीं है। यहां से चले जाइए। नहीं नहीं बेटा, तुम मुझे यहाँ से भगा नहीं सकते। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। मैं कुछ भी कर लूंगी, बस मुझे यहाँ रहने दो। उसने गौतम के पैरों को और कसकर पकड़ा, जैसे जरा सी भी दूरियां उसे मार डालेंगी। उसकी आंखों में अब आंसुओं से और भी गहरी अफसोस की लकीरें थीं। पर इस बार गौतम ने उसके हाथ नहीं थामे। उसने बस हल्के से अपने पैर छुड़ाए और बहुत सख्त लहजे में कहा, ठीक है मम्मी जी, मैं आपको एक मौका जरूर दूंगा। गीता ने बिना सोचे समझे कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है गौतम। सोच लीजिए, हो सकता है कि वो शर्त आपको नागवार गुजरे और बाद में आपको पछताना पड़े। सबकी आंखें अब गौतम पर गड़ी हुई थी और सब यही सुनने के इंतजार में थे कि आखिर गौतम की शर्त क्या थी। आखिर गौतम की शर्त क्या थी? क्या गौतम गीता को उसके किए की सजा देगा? गौतम के कहर से गीता किस तरह बचेगी? कमरे की निगाहें जैसे एक ही बिंदु पर टिकी रह गईं। सबकी आंखें गौतम की ओर थीं। किस्मत की हुई फटकार, घर की दरारें और इसी बीच उठी एक नई उम्मीद, सब कुछ उसके चेहरे की सन्नाटे भरी ठंडक में दबा हुआ था। हर कोई यही जानना चाहता था कि गौतम ने आखिर किस शर्त पर यह कड़ा फैसला लिया था। वक्त ठहरा हुआ था, सांसें धीमी थीं, दीवारों पर लगी तस्वीरें और टिक टिक करती घड़ी जैसे किसी फैसले की साक्षी बन गई थी। तभी गौतम ने धीरे से मेज पर रखी फाइल खोली। उन कागजों के ढेर में से उसने एक और पेपर निकाला और मेज पर संतुलित ढंग से रख दिया। कमरे की हर नजर उसी पेपर पर टिक गई, जैसे सबका अतीत और भविष्य उस एक कागज में समा गया हो। इस पेपर में साफ लिखा है, जो जोधपुर वाला विला मैंने खो दिया था, उसकी बिक्री की रकम
अब अवनी के नाम के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। गौतम के वो शब्द बोलते ही कमरे में एक हल्की दहशत दौड़ गई। गीता की आंखें सिकुड़ सी गईं और उसके होंठ फड़क गए। उसने हाथ भीतर झटके, पर मामला और भी सख्त था। वो सिर्फ ट्रांसफर नहीं था, बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी तय कर रहा था। इसके साथ जो किस्तें अवनी ने अब तक भरी हैं, उनकी भरपाई आप ही करेंगी मम्मी जी। हर शब्द का भार पृथ्वी पर उतरता सा लग रहा था। गीता के होंठ कांपने लगे। वो घबराई और फिर अचानक से अपने आप को समेटने की कोशिश करने लगी। तभी गौतम ने आगे कहा, एक क्लॉज और है। आज के बाद आप ना तो मुझ पर और ना अवनी पर और ना ही इस परिवार की किसी प्रॉपर्टी पर कोई दावा कर सकती हैं। ये घोषणा सुनकर गीता के होश उड़ गए। उसके पांव लड़खड़ा गए और वो मेज के पास आती हुई धीरे धीरे घुटनों तक झुकी। अंदर से वो नर्क की आग में जल रही थी। उसकी हर चाल अब उसके सामने रख दी गई थी। उसने गौतम की ओर नजर उठाई। उसकी आंखों में घबराहट के साथ नमक चुभ रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो गौतम बेटा? वो घबराहट उसके शब्दों में टूटती हुई दिखी। उसकी आवाज में बचे खुचे नाटक की जगह अब सच्चे डर की तड़प आ गई थी। अगर आपने पेपर साइन नहीं किया और इन शर्तों को स्वीकार नहीं किया तो आपको इस घर को छोड़कर जाना होगा। गौतम की आवाज में कोई उग्रता न थी। वो शांत था, पर आंखों में ठहरी हुई धार से बोल रहा था। उसकी आवाज ने कमरे में जमे हुए हर शक को और पक्का कर दिया। गीता कुछ नहीं कर पाई। उसने गिरकर गौतम के सामने घुटने टेक दिए और भिखारी की तरह बार बार मिन्नतें करने लगी। पर इस बार उसने खुद पर संकोच नहीं किया और गिड़गिड़ाते हुए बोली, बेटा मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। अवनी ने धीरे से गौतम की ओर बढ़ते हुए कहा। गौतम प्लीज ऐसा मत करो। पर गौतम ने उसे एक हल्की मुस्कान से रोक दिया, जो उसकी आंखों में ठंडी पकड़ के साथ आई थी। वो जानता था कि ये फैसला यूं ही नहीं आया था, बल्कि वो इंतजारों और दर्द का नतीजा था। इसमें कुछ गलत नहीं है अवनी। ये वही हिसाब है जो काफी पहले होना चाहिए था। कमरे की फिजा झकझोर गई। तभी अनिल आगे आया। उसके स्वर में गीता के लिए गुस्सा था। गौतम ठीक बोल रहा है गीता, तुमने जो किया उसका फल अब तुम्हें भोगना होगा। उस दबाव ने गीता को अंदर से कुचल दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं, चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ समय तक वो सिर हथेलियों में दबाए बैठी रही। फिर उसने कागज उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से पेन उठाया और पेन की निब धीरे से उस पेपर की ओर बढ़ी। साइन करते वक्त उसके हर अक्षर पर उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। उसके आंसू कागज पर गिरे, पर वो साइन करती गई। जैसे ही गीता ने पेपर साइन किया, गौतम की आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। उसे सुकून मिला कि उसने आज गीता को एक सबक सिखाया था। कमरे ने धीरे धीरे सांस भरी। कुछ लोग राहत महसूस करने लगे, कुछ में कठोरता की लकीरें और भी गहरी हुईं। गीता अपनी कुर्सी पर हताश बैठ गई। उसका चेहरा अब भी फीका और उदास सा था। वो अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक सकी। उसका सारा वजूद टूट कर निकल पड़ा और वो सिसक सिसक कर रोने लगी। बाहर रात गहराने लगी थी। बादशाह और उसके साथी शांति के साथ वहां से लौट गए। घर के बाकी सदस्यों ने जैसे ही देखा कि मामला शांत हुआ, तो वो भी अपने अपने कमरों की ओर चल पड़े। कुछ सोचों में डूबे, कुछ निर्णयों की धुंध लिए। पर गीता वहीं लिविंग रूम में बैठी रही। उसका सिर झुका हुआ था और उसकी आंखों के आंसू उसकी थकावट का नक्शा बना रहे थे। उसने खोई हुई हंसी के टुकड़ों को फिर से जोड़ने की कोशिश की, पर वो अधूरे रह गए। उसकी दुनिया अब बदल गई थी और उसके सामने खड़ा गौतम वो निर्णायक था जिसने परिवार और इज्जत की परिभाषा फिर से गढ़ दी थी। गौतम और अवनी के कमरे में हल्की सी पीली रोशनी फैली थी, जो टेबल लैंप से निकलकर दीवारों पर धीमे धीमे गिर रही थी। बाहर खिड़की के उस पार रात का चांद अपने शबनमी उजाले से पूरे आकाश को धो रहा था। हवा में एक शांति थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक दबा हुआ तूफान भी था। वही तूफान जो अवनी के दिल के भीतर उमड़ रहा था। वो बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान और ग्लानि दोनों साथ दिखाई दे रहे थे। उस रात की घटना उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रही थी। वो शब्द, वो आवाजें, वो गुस्सा और आखिर में गौतम का वो कठोर लेकिन इंसाफ करने का जज्बा, सब कुछ जैसे उसकी आत्मा पर उकेरा हुआ था। तभी गौतम कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही अवनी खुद को रोक नहीं पाई और आंखों में आंसू भरे हुए बोली, गौतम मुझे माफ कर दो। मॉम ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं सच में शर्मिंदा हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी।
हर शब्द जैसे किसी भारी पत्थर को उठाकर बोलने जैसा था। होंठ सूखे हुए थे और आंखों में नमी जमा थी। वो चाहकर भी अपने गले की गांठ नहीं खोल पा रही थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मॉम की उस हरकत के बारे में पहले से पता था। मैं तुमसे और कुछ तो नहीं कह सकती, बस इतना कह सकती हूँ कि मुझे माफ कर दो। वो आगे नहीं बोल पाई। उसके शब्द गले में ही टूट गए। उसने चेहरा झुका लिया और हथेलियों से मुंह छुपा लिया। गौतम कुछ कदम दूर खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी थकावट थी, जैसे बहुत कुछ सहने के बाद उसे अब बस सुकून चाहिए था। उसने कुछ पल तक अवनी को देखा, फिर धीरे से आगे बढ़ा और उसके पास बैठ गया। अवनी, माफी की कोई जरूरत नहीं है, गलती तुम्हारी नहीं थी। गौतम की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ठहराव था। वो हर शब्द को सोचकर बोल रहा था, जैसे वो नहीं चाहता था कि अवनी फिर से टूट जाए। कभी कभी रिश्तों को बचाने के चक्कर में लोग वो सब कर बैठते हैं जो सही नहीं होता, पर आज तुमने खुद को सच्चा साबित किया है। अवनी ने धीरे से ऊपर देखा। गौतम की आंखों में अब भी वही सच्चाई थी, वही धैर्य जो हर तूफान को थामने के लिए तैयार था। लेकिन मैं जानती हूँ कि मॉम ने तुम्हारे साथ जो किया वो माफ करने लायक नहीं था, और फिर भी तुम इतनी शांति से बैठी हो। अवनी की आवाज में हैरानी भी थी और श्रद्धा भी। शायद इसलिए कि अब मैं डरना छोड़ चुका हूं। जिन सच्चाइयों से हम भागते हैं वही हमें अंदर से कमजोर करती हैं, और आज मैं बस तुम्हारे साथ सच्चा रहना चाहता हूं। बाकी सब बीत चुका है। अवनी ने धीरे से सांस ली, लेकिन वो सांस जैसे किसी भारी बोझ के नीचे दब गई थी। उसका दिल गौतम की बातों से भर आया था। उसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। गौतम, तुम नहीं जानते, आज जब मैंने मॉम को तुमसे वो सब कहते हुए सुना तो मुझे अंदर से लग रहा था कि सब खत्म हो जाएगा। उसकी उंगलियां गौतम की हथेली पर कस गईं। गौतम ने कुछ नहीं कहा, बस उस स्पर्श को महसूस करता रहा। कुछ भी खत्म नहीं हो सकता अवनी, उल्टा शायद अब सब कुछ शुरू हो रहा है, एक नई तरह से। उन शब्दों के साथ कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक अब भी चल रही थी, लेकिन वो भी जैसे इस पल को महसूस कर रही थी। अवनी ने धीरे से अपनी आंखें ऊपर उठाई। सामने गौतम बैठा था। उसकी आंखों में न कोई शिकायत थी, न कोई दूरी, बस एक अजीब सी समझ थी। गौतम, तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो? मैं तो खुद से ही लड़ते लड़ते टूट गई हूँ। क्योंकि शायद मैं अब टूटने से नहीं डरता। मैंने अपने अंदर की हर आवाज को सुनना सीख लिया है, और आज वो कह रही है कि मैं तुम्हें कभी कमजोर महसूस नहीं होने दूंगा। अवनी की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन आंसुओं में अब दर्द से ज्यादा कृतज्ञता थी। वो गौतम को देखती रही, क्योंकि उसके सामने वही इंसान बैठा था जिसने आज उसे उसके सबसे कठिन पल में संभाला था। कमरे में हवा की एक हल्की लहर चली। पर्दों ने धीरे से हिलना शुरू किया। कुछ देर तक उन दोनों की धड़कनों की आवाज तेज हुई, और फिर वही सन्नाटा लौट आया। अवनी ने धीरे से गौतम की ओर देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता गौतम, मैं तुम्हारे लायक भी हूँ या नहीं, लेकिन तुम जैसे हो वैसा कोई नहीं हो सकता। गौतम ने उसकी बात सुनी, फिर धीरे से मुस्कुराया। वो मुस्कान कोमल थी, बिना किसी घमंड के, बिना किसी दूरी के। मैं कौन हूं ये मैं नहीं जानता, लेकिन बस इतना जानता हूं कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं। ये सुनते ही अवनी की आंखों में नमी और गहरी हो गई। उसकी सांसें तेज हो रही थी, उसके होंठ कांप रहे थे, और अगले पल उसने खुद को गौतम की बाहों में डाल दिया। वो हग कोमल था, पर उसमें हजारों भाव छिपे थे। दर्द, सुकून, माफी, और उस प्रेम की झलक जो अब तक अधूरी थी। गौतम ने उसे अपनी बाहों में भरा, बिना कुछ कहे। उसकी सांसें अवनी के बालों में उलझ गईं। कमरे में अब सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। घड़ी की सुई जैसे रुक गई थी। उस पल में वक्त का कोई अर्थ नहीं था, बस दो आत्माएं थीं जो अपनी टूटी हुई जगहों को जोड़ रही थीं। अवनी की आंखें बंद थीं। वो चाहती थी कि ये पल थम जाए, पर उसी पल कहीं उसके भीतर एक गहरी टीस उठी। वो टीस जो किसी छिपे हुए डर से उपजी थी। तभी अचानक अवनी की यादों में एक झिलमिल दृश्य उभरा। होटल का वो कमरा, हल्की धुंध, नशे का असर, और फिर वो चेहरा, कुशल का चेहरा। उसका दिल एकदम से सिकुड़ गया। उसके गले में सांस अटक गई। उसने झटके से गौतम की बाहों से खुद को अलग किया। गौतम ने चौंक कर उसकी ओर देखा। अवनी, क्या हुआ? वो कुछ नहीं गौतम, बस थोड़ा थक गई हूँ। रात बहुत हो गई है, मुझे नींद आ रही है।
उसकी आवाज बनावटी थी, लेकिन डर में भीग चुकी थी। उसने नजरें चुराई और पलटकर बिस्तर की ओर बढ़ गई। गौतम कुछ देर उसे देखता रहा। उसे लगा शायद अवनी फिर उस रात को याद करके उदास हो गई थी, वो रात जब वो दोनों एक हुए थे। उसने कुछ और नहीं पूछा, बस धीरे से करवट लेकर लेट गया। अवनी भी बिस्तर पर आकर लेट गई, पीठ उसकी ओर किए हुए। बाहर हवाओं की सरसराहट थी और कमरे में एक निश्चल सन्नाटा, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर दोनों के दिलों की धड़कनें गूंज रही थी। दो लोग, दो रहस्य और एक अनकहा डर। रात अब और गहरी हो चुकी थी। नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। गौतम अपनी आंखें बंद किए हुए सोच रहा था कि आखिर अवनी इतनी बेचैन क्यों थी। और अवनी, वो अपनी बंद पलकों के पीछे उसे एक सच से जूझ रही थी, वो सच जिसे वो कभी बोल नहीं सकती थी। बाहर आसमान में चांद धीरे धीरे बादलों में छुप गया था। उस कमरे में अब अंधेरा हो गया था, लेकिन उस अंधेरे में भी एक कहानी पल रही थी। दो आत्माओं की कहानी जो एक दूसरे से प्यार करती थी पर सच से डरती थी। अगली सुबह का सूरज धीरे धीरे आसमान के किनारों पर चढ़ रहा था। काफी वक्त बाद अपने ऑफिस जाने के लिए गौतम अपने कमरे में तैयार हो रहा था। शर्ट के बटन लगाते हुए उसने आईने में खुद को देखा। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे हल्की सी नीली परछाई उभरी थी, लेकिन निगाहों में वही दृढ़ता थी जो हर मुश्किल के बाद और गहरी हो जाती थी। नीचे से आती बर्तनों की खनखनाहट और हल्की बड़बड़ाहट ने उसकी सोच को तोड़ दिया। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम के साथ आवाजें और साफ होती गईं। लिविंग रूम में बैठी गीता अपने कर्मों के लिए गौतम को कोस रही थी। इस लड़के ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, सब कुछ छीन लिया है मुझसे। ना पैसा बचा, ना इज्जत, ऊपर से वो अवनी भी अब इसे ही भगवान मानने लगी है। गीता सोफे पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे थे और आंखों के नीचे गहरी थकावट थी। उसके हाथों में एक आधा खाली कप था, लेकिन उसकी आंखें कहीं दूर दीवार पर अटकी थीं। वो खुद से बड़बड़ा रही थी, जैसे हर शब्द उसके भीतर की जलन का धुआं हो। इतना सब करने के बाद भी इस घर में अब मेरी कोई नहीं सुनता। सब इस गौतम के इशारों पर चलते हैं। गौतम ने सीढ़ियों से नीचे झांक कर देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन भीतर एक गहरी खामोशी थी। वो खामोशी जो तब होती है जब किसी से उम्मीद करना बंद हो जाए। वो अपने मन में एक कड़वी हंसी के साथ बड़बड़ाया, मम्मी जी आप कभी नहीं बदल सकती। उसने एक लंबी सांस ली और सीढ़ियों से नीचे उतर आया। जैसे ही वो लिविंग एरिया में पहुंचा, गीता ने सिर घुमाया। गौतम को देखकर उसका चेहरा एक पल को जैसे डर और झेप के बीच फंस गया। अरे दामाद जी, आप उठ गए, ऑफिस जा रहे हैं क्या? वो अपनी आवाज में मिठास घोलने की कोशिश कर रही थी, पर उसमें झूठ की परत साफ सुनाई दे रही थी। जी मम्मी जी, सीधा फार्मा जाना है, काफी टाइम से नहीं गया ना। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं? नहीं मम्मी जी, जरूरत नहीं, मैं ऑफिस में ही नाश्ता कर लूंगा। उसने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की, पर वो मुस्कान बस फॉर्मल थी। गीता ने भी सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में एक असहज बेचैनी थी, जैसे वो अब भी अपने भीतर की कटुता को रोक नहीं पा रही थी। गौतम जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ा, बाहर से किसी के हील्स की टक टक की आवाज आई। दरवाजा खुला और सामने एक औरत खड़ी थी, जिसे देखकर गौतम के कदम अचानक से रुक गए। आखिर वो औरत कौन थी और वो उस घर में क्या करने आई थी? क्या गीता गौतम की शर्तों पर कायम रहेगी? क्या अवनी कभी भी अपने गिल्ड से बाहर आ पाएगी?